नमस्कार, मैं इलाहाबाद एकेडमी ऑफ JPB ग्रुप से विजय प्रताप राव आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संविधान का दूसरा क्लास लेके आया हूं, जो आज संविधान सभा और संविधान निर्माण से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और किस कमेटी के सिफारिश पर हुआ। सबसे पहले देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में, जो कि भारत में संविधान सभा के गठन से संबंधित मिशन बनाया गया था, लेकिन इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाले लोग खारिज कर दिए। अगला मिशन आता है 1946 में, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन, यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं। सर पेंथिक लॉरेंस पहला सदस्य है, सर पेंथिक लॉरेंस। दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा मेंबर है एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इस मिशन की अध्यक्षता पेंथिक लॉरेंस करते हैं। इस मिशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं सर पेंथिक लॉरेंस। कुल 3 सदस्य हैं, सर पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इनका टीम 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंचता है और 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव पेश करते हैं और इनके प्रस्ताव द्वारा ही भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की शुरुआत होती है। संविधान सभा के गठन के लिए इन लोगों ने जो सुझाव दिया, इन लोगों के सुझाव के तहत 389 मेंबर संविधान सभा के लिए आने थे। 389 में 296 मेंबर ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश भारत, यह वह भारत है जहां पर अंग्रेजों का शासन होता था। यहाँ से 296 मेंबर आने थे और 93 मेंबर देसी रियासतों से आने थे। देसी रियासतों से यहाँ 296 मेंबर में हम देखते हैं 292 मेंबर 11 गवर्नर के प्रांतों से, गवर्नर प्रांतों से, तथा 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे। चीफ कमिश्नरी से 4 मेंबर। उस समय जो चीफ कमिश्नरी था, पहला था कुर्ग, जो प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक में है। दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, जो कि राजस्थान में है। और तीसरा दिल्ली, जो प्रेजेंट टाइम का दिल्ली है। और चौथा क्षेत्र ब्रिटिश बलूचिस्तान। यह ब्रिटिश बलूचिस्तान
प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे, जिसमें एक था कुर्ग, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा दिल्ली और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। और 292 सदस्य 11 गवर्नर के प्रांतों से आते हैं और इन सबका निर्वाचन होता है। ये 296 मेंबर निर्वाचित होकर के आते हैं संविधान सभा में। ऐसी व्यवस्था की जाती है कैबिनेट मिशन द्वारा। और 93 सदस्य देसी रियासतों से आते हैं जहां पर राजा महाराजा और शाही लोगों का शासन था। दोनों जगह से मिलाकर के कुल सदस्य 389 होने थे। अब इनका चुनाव होता है। चुनाव के लिए कैबिनेट मिशन कहता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुन करके आएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, और इनका चुनाव होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव पद्धति होगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, और 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सदस्य चुन करके आएगा। और इनको 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया। जितने मेंबर आएंगे किस किस वर्ग से आएंगे, तो कह रहा है मुस्लिम, सिख तथा सामान्य। मतलब मुस्लिम वर्ग से होगा, सिख से होगा, और इन 2 के अलावा जो भी बच गया वो सब सामान्य के अंतर्गत आएगा। इस तरह से जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई और अगस्त 2 महीने में 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है, मनोनीत होते हैं और इनके सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 जो कि पहली बैठक है, फर्स्ट बैठक। और इसी दिन अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इस दिन संविधान सभा के 207 मेंबर उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात है, कुल संविधान सभा में 389 मेंबर होने थे, तो इस दिन प्रथम बैठक के दिन 207 ही मेंबर क्यों उपस्थित हुए? 207 मेंबर उपस्थित इसलिए हुए क्योंकि देसी रियासत से जो 93 लोग आने थे, देसी रियासतों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, और मुस्लिम लीग के भी लोग असंतुष्ट थे, उन लोगों ने भी हिस्सा नहीं लिया। यानी मुस्लिम लोगों का कहना था, मुस्लिम लीग के लोगों का कहना था कि उनकी हिस्सेदारी इसमें कम मिली है, तो किसी भी मुद्दे पर वह कांग्रेस से आगे नहीं निकल पाएंगे, कांग्रेस जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। इसलिए मुस्लिम लीग के लोगों ने विरोध किया। क्योंकि यहाँ जान लेना जरूरी है कि जो 296 लोगों का निर्वाचन द्वारा संविधान सभा में लाया गया, इसमें से 208 सदस्य कांग्रेस से थे। कांग्रेस 208, 73 थे मुस्लिम लीग से, और 15 सदस्य अन्य थे। इस तरह से देखा जाए तो मुस्लिम लीग के लोगों की सदस्य संख्या बहुत कम थी कांग्रेस के मुकाबले, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर हिस्सा नहीं लिया और कुल 207 लोगों ने हिस्सा लिया। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अस्थायी रूप से
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए जाते हैं और यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। उपाध्यक्ष वीटी कृष्णामचारी, वीटी कृष्णामचारी तथा दूसरे हैं एच.सी. मुखर्जी। 2 उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं और संवैधानिक सलाहकार बनाए जाते हैं सर बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। इसमें 2 नाम याद रखना ज़्यादा जरूरी है। बार बार अस्थाई अध्यक्ष पूछता रहता है। जो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार को पूछता रहता है जो हैं सर बी.एन. राव। तो यह इम्पॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे। और यहाँ अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पूछ लिया करता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और वहाँ अस्थाई अस्थाई न लिखे तो यहाँ सच्चिदानंद सही करेंगे। क्लियर। दूसरी बात है 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हो रही है। 13 दिसंबर 1946 को यह है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा पास कर दिया जाता है। आगे चल कर के यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान में प्रस्तावना नाम से जाना जाता है, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं और उसको प्रियम्बल कहते हैं। तो दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। तीसरी बैठक उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लाते हैं और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। यही प्रस्ताव आगे चल करके संविधान का प्रस्तावना बन जाता है। जब सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास कर लिया जाता है तो संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इसके लिए संविधान सभा द्वारा कई समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति में अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा कई और समितियां बनती हैं। जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं उसको मैं बता देता हूं। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, ये 2 समिति जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। यह है संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा एक मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सलाहकार समिति बनती है,
उस सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल होते हैं। सलाहकार समिति, तो यहाँ आप लोग दो समिति देख रहे हैं, प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार समिति। इस दो के अध्यक्ष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक समिति थी राष्ट्रीय झंडा के लिए तदर्थ समिति। तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। संचालन समिति, इन दो समितियों के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें जो राष्ट्रीय झंडा समिति है, जिसको तदर्थ समिति कहते हैं, तदर्थ झंडा समिति, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको बार बार एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा सलाहकार समिति, संघीय संविधान समिति और प्रारूप समिति के बारे में पूछता है। इसके अलावा दो उप समितियाँ थीं, मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, वही एच.सी. मुखर्जी जिसको हमने बताया जो 11 दिसंबर 1946 के दिन उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, तो उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के लिए वही एच.सी. मुखर्जी यहाँ अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये एग्जाम में बार बार पूछने वाला प्रश्न है। प्रारूप समिति से लेके अल्पसंख्यक उप समिति तक जितना भी मैंने यहाँ पर समितियों का नाम दिया है, इसके बारे में बार बार पूछता रहता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रारूप समिति, संघीय संविधान समिति, सलाहकार समिति, राष्ट्रीय झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में, क्योंकि प्रारूप समिति ही ऐसी समिति थी जो संविधान को बनाने का सारा जो श्रेय होता है, श्रेय प्रारूप समिति को जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस संविधान के जनक और जननी के रूप में, फादर के रूप में मानते हैं। अब प्रारूप समिति के संबंध में पढ़ेंगे। प्रारूप समिति को कई अन्य नामों से भी जानते हैं। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, और प्रारूप समिति, इन नामों से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें प्रारूप समिति न लिख करके पांडुलेखन समिति लिख देता है या मसौदा समिति लिख देता है, तो समझ लीजिए प्रारूप समिति के बारे में ही पूछ रहा है। इसको हम ड्राफ्ट कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी नाम से भी जानते हैं। कभी कभी हिंदी में ही ड्राफ्ट कमेटी लिख देता है, जैसे ड्राफ्ट कमेटी लिख करके प्रश्न पूछ देता है। तो ड्राफ्ट कमेटी लिखे, ड्राफ्टिंग कमेटी लिखे, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति, कोई भी नाम दे देता है तो आप समझ लेंगे यह वही समिति है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर राव को अध्यक्ष बनाया गया था और संविधान के प्रारूप पर
उन्होंने काम किया और अंततः संविधान बना करके तैयार किया। इस प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को और इसमें सदस्य संख्या 1 + 6 = 7। इसमें कुल 7 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। इनके नाम को देख लेते हैं। पहले नंबर पर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष हैं। इनके अलावा हैं एन गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, और डी.पी. खेतान। यह 7 लोग इस प्रारूप समिति में हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, एन गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। इसमें ध्यान यह देना है, जब बी.एल. मित्र जब बीमार पड़ जाते हैं तो बीमारी के वजह से त्यागपत्र दे देते हैं, त्यागपत्र, और इनके जगह पर एन माधवराव आ जाते हैं, एन माधवराव। और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु 1948 में, तो इनके जगह पर आ जाते हैं टी.टी. कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी। इस तरह से इस प्रारूप समिति के बारे में आप देख रहे हैं। कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें 2 सदस्य बाद में बदल जाते हैं। बी.एल. मित्र बीमारी की वजह से त्यागपत्र दे देते हैं, इनके जगह पर एन माधवराव आते हैं, और डी.पी. खेतान की मृत्यु होती है तो इनके जगह पर टी.टी. कृष्णामाचारी आते हैं। प्रारूप समिति ऐसी समिति है जो कि संविधान के ड्राफ्ट पर काम कर रही है, और ड्राफ्ट बनाया गया है सर बी.एन. राव के द्वारा। जिस प्रारूप पर यह कमेटी काम कर रही है, यह प्रारूप बनाया गया है सर बी.एन. राव के द्वारा, जो बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन उनको सलाहकार के रूप में रखा गया था। मेन बात यह भी जान लेना जरूरी है, उस समय के मशहूर हस्तियों में महात्मा गांधी, जिन्ना और बी.एन. राव को संविधान सभा में सदस्य के रूप में नहीं रखा गया था। फिर भी बी.एन. राव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। डॉक्टर अंबेडकर हैं जो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सर्वप्रथम बंगाल से ये संविधान सभा में अपना सीट जीत करके आते हैं, लेकिन बाद में माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाक को अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम पड़ जाती है, और जो बंगाल का जो सीट रहता है वह चला जाता है पाकिस्तान के हिस्से में। तो अंबेडकर जी को वहाँ से हटना पड़ता है, और अंबेडकर जी को बम्बई से संविधान सभा में फिर से उपचुनाव के तहत निर्वाचित करके संविधान सभा में लाया जाता है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अंबेडकर कहाँ से सदस्य थे, ऑप्शन में है बॉम्बे तो बॉम्बे सही है, बंगाल ऑप्शन में है तो बंगाल सही है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो आप बॉम्बे को ही सही करेंगे, क्योंकि अंतिम रूप से बॉम्बे से ही सदस्य रह करके इन्होंने संविधान सभा में काम किया था। तो यह भी बात जान लेना जरूरी है, पाकिस्तान के अलग होने से जो 389 मेंबर होने के लिए कैबिनेट मिशन ने बोला था, इसमें से 90 सदस्य पाकिस्तान के लिए चले गए। तो भारत में संविधान सभा में 299 लोग ही रह गए थे संविधान को बनाने के लिए। आगे एक महत्वपूर्ण जानकारी और लेते हैं। जब संविधान सभा की बैठक संविधान बनाने के लिए हुआ करती थी तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे, लेकिन जब संविधान सभा की बैठक संविधान बनाने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कानून बनाने के लिए करती थी तो उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। वह वही जीवी मावलंकर हैं जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। 17 नवंबर 1947 से 17 नवंबर 1947 से इसी सभा को यानी संविधान सभा को देश के लिए संसद के रूप में काम करने के लिए, कानून बनाने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाती है और इसके अध्यक्ष होते हैं जीवी मावलंकर। अब आप लोग सोचेंगे कि 1950 को 26 जनवरी में जब संविधान लागू हुआ उस समय से लेके और 1952 तक जब तक भारत में संसद का गठन नहीं हुआ था तो कौन संसद के रूप में काम करता था? उस समय संविधान बनने का काम तो कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर और जब तक प्रॉपर रूप से संसद नहीं गठित हो जाती है, जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन नहीं हो जाता है, संसद कार्य करना शुरू नहीं कर देती है, तब तक यही संविधान सभा जो संविधान निर्माण करने के लिए बनी थी, यही संविधान सभा भारत में संसद के रूप में काम करती है और संसद के रूप में सारी जिम्मेदारी निभाती है। यहाँ पर देखते हैं जैसे प्रारूप समिति अपना काम निपटा देती है और संविधान बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, वह दिन है 26 नवंबर 1949 और उसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और अगला तारीख दे देते हैं कि संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। 26 जनवरी 1950 को। अब देखेंगे कि 26 नवंबर को जब संविधान बन करके तैयार हो गया और इस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ तो संविधान में कितना अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भागों में उस अनुच्छेद को बांटा गया था। तो मूल संविधान में जो 26 नवंबर 1949 को लागू होता है, इसमें अनुच्छेद थे 395 और 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया था। 22 भागों में। अब अनुसूची की बात करें तो अनुसूचियाँ 8 थीं। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ उस समय 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में बटे थे और 8 अनुसूचियाँ थीं और इसको बनाने में कुल 11 सेशन लगा था, यानी 11वें सत्र में यह संविधान बन के तैयार हुआ। इसके बाद जब संविधान बन करके तैयार हो जाता है, खर्चे की बात आती है
कि कितना खर्चा लगा, तो इसमें 63,96,000 कुछ रुपए खर्च हुए थे। राउंड फिगर में इसको देख लेते हैं, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था इस संविधान को बनाने में। और इस संविधान को बनाने में जो समय खर्च हुआ था 2 साल 11 माह और 18 दिन। इस बात को अक्सर पूछ देता है कि संविधान भारत का बना तो कितना समय खर्च हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन। देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन वनडे लेवल के एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग में अनुच्छेद बटे हुए थे, कितने अनुच्छेद थे, यह भी अक्सर पूछता रहता है। कभी कभी यह सेशन की बात भी पूछ देता है। अब 12वां सेशन होता है 24 जनवरी 1950 को, और 1950 को 12वां सेशन होता है। और इसी 12वें सेशन में संविधान पर हस्ताक्षर होता है। मैं पहले ही बताया था कि पाकिस्तान को अलग होने के बाद 299 सदस्य ही संविधान सभा में रह गए थे, जिसमें से इस 24 जनवरी 1950 को साइन करने की बात आती है तो कुल 284 सदस्य संविधान पर साइन करते हैं। और इसी 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अपना लिया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है। निर्वाचन शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए बाकायदे व्यवस्था हुई थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी का विरोध करने के लिए, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। और पहले से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उनको ही प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा अपना लिया जाता है। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा भी अपना लिया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अपनाया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है। यह 12वां सेशन था। और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर लिया जाता है। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू करने की बात क्यों आती है, इसके पीछे भी रीजन है। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है, दिसंबर का महीना है। इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि हम अब पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यह डिसीजन लाहौर वाले अधिवेशन में किया जाता है। और अगले महीने यानी 1929 का दिन है, दिसंबर का महीना है, अगला महीना जनवरी का आता है। जनवरी में 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। और आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी और संविधान बन करके जब 1949 को तैयार हुआ 26 नवंबर को, तो 26 जनवरी के दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से इस दिन को संविधान नहीं लागू किया जाता है और अगला डेट 26 जनवरी 50 का रखा जाता है। और 26 नवंबर को कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं, जिसमें नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे, निर्वाचन से था और भी कुछ जरूरी प्रावधान थे जो 26 नवंबर को ही ला दिए गए थे। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद था 394, जिसमें कहा गया कि संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 से होगा और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया जाता है।
और इस दिन को यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस, जो कि इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे, और 2015 से जब मोदी जी का गवर्नमेंट आया तो अंबेडकर जी के 125वें जयंती के अवसर पर इस 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए और अंबेडकर जी को संविधान का जनक मानते हैं। इस तरह से यह संविधान का निर्माण यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इसमें मेन बातें जो हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, पहली बात, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया? जवाहरलाल नेहरू, जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास होता है। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसको निर्वाचित किया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है। इसी दिन 24 जनवरी को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। कुल खर्चा लगभग 64 लाख। संविधान को बनाने में कुल समय लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन और 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में बटे हुए थे और अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 470 हो चुकी हैं, जो 25 भागों में बटी हैं, 25 भागों में। और अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 हो चुकी हैं और संविधान के साथ एक प्रस्तावना है। प्रेजेंट समय की स्थिति यही है। प्रस्तावना 1, अनुसूचियां 12, कुल 470 अनुच्छेद 25 भागों में बटे हुए हैं और पहले संख्या यह था। अब यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेदों की संख्या और भागों की संख्या कैसे बढ़ी हैं। तो नंबर में अगर देखें तो 396 और 397 ऐसे करके अनुच्छेद आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ जो भी अनुच्छेद बढ़े हैं A, B, C, D ऐसे करके, जैसे 21 नंबर का जो अनुच्छेद है इसमें 21A जोड़ करके एक नया अनुच्छेद बना दिया गया, शिक्षा का मूल अधिकार। 51 में 51A जोड़ करके इसको बना दिया गया मूल कर्तव्य। इस तरह से बहुत सारे अनुच्छेद इसमें जोड़ दिए गए और कुछ अनुच्छेद जो कि समय के साथ उनको बदल देना जरूरी था, हटा देना जरूरी था, ऐसे अनुच्छेद संविधान से बाहर कर दिए गए और कुछ नए अनुच्छेद को जोड़ करके वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 के लगभग में पहुंच चुकी है। भागों की बात करें तो संविधान के इस 22 भागों में से सातवां भाग 7वें संशोधन द्वारा 1956 में डिलीट कर दिया गया। 7वें संशोधन द्वारा 1956 में 7वें भाग को डिलीट कर दिया गया। कुल भागों की संख्या 21 बच गई। बाद में 4 को, 14 को, 9 को और 9 ख करके 4 और भाग जोड़ दिए गए। 4 को, 14 को, 9 को, 9 ख, इस 4 भागों को जोड़ करके भागों की संख्या 25 हो गई है। अगर अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां 8 थीं, जिसमें 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से रिलेटेड है इसको 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची है जो दल बदल कानून से रिलेटेड है, इसको 1985 में लाया गया था। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन द्वारा जो पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज
इसको 1992 में लाया गया और 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, नगर पालिकाएं, यह 1992 में लाया गया। इस तरह से 1951, 1985, 1992 में 2 अनुसूचियाँ, इस तरह से 9, 10, 11, 12 करके 4 अनुसूचियाँ बढ़ा दी जाती हैं और प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई हैं।